हेलो दोस्तों, मेरा नाम है कैसर और आप देख रहे हैं फिल्मी नाइट टुडे अगेंस्ट द सन। ये एक सच्ची कहानी है। ये कहानी उन सर्वाइवर की है जिन्होंने अपनी जिंदगी और मौत के बीच लड़ाई की। कहानी शुरू होती है सन 1942 में, जब जापान ने अमेरिका के पर्ल हार्बर पर हमला कर दिया था और इस हमले के बाद अमेरिका भी वर्ल्ड वॉर 2 में शामिल हो गया था। अब वो किसी भी कीमत पर जापान से बदला लेना चाहता था, इसीलिए यूएस नेवी के बहुत सारे बम्बार और एयरक्राफ्ट साउथ पैसिफिक के अंदर जितनी भी जैपनीज शिप और पनडुब्बियां थी उन्हें तबाह करने के लिए निकल पड़ी थी। इसी में एक एयरक्राफ्ट होता है जिसके अंदर 3 लोग होते हैं, पायलट हेरल, बम बॉलियर यानी बम फेंकने वाला टोनी और रेडियोमैन जीन। हमले के बाद जब ये लोग वापस आ रहे होते हैं तो ये आसमान में बादलों के बहुत ऊपर होते हैं और ये अपना रास्ता भूल जाते हैं और इनका फ्यूल टैंक भी धीरे धीरे खाली हो रहा होता है। जीन रेडियो पर राब्ता करके रास्ता पूछने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन सिग्नल क्लियर न होने की वजह से उसे आवाज अच्छे से सुनाई नहीं देती। तभी उसे वहाँ रेडियो पर जैपनीज की आवाज आती है। वो रेडियो की वायर निकाल देता है और वॉइस नोट कोड के जरिए मैसेज भेजता है। दूसरी जगह इनका फ्यूल कम हो रहा होता है, इसीलिए इनका पायलट हेरल बोलता है कि तुम्हें दोबारा से कनेक्शन जोड़ना होगा। जीन दोबारा से कोशिश करता है, लेकिन इनका राब्ता फिर भी नहीं हो पाता और अब हेरल के पास इस बड़े से समंदर के ऊपर लैंडिंग करने के अलावा और कोई भी रास्ता नहीं है। और वो अपने साथियों से बोलता है कि तुम सारा जरूरी सामान निकाल लो, हमें अब यहीं पर लैंडिंग करनी होगी क्योंकि पेट्रोल अब खत्म होने वाला है। और वो उस समंदर पर लैंडिंग करते हैं। लैंडिंग करने के दौरान हेरल की तो बेल्ट खुल जाती है, लेकिन टोनी और जीन की बेल्ट नहीं खुलती और अब वो एयरक्राफ्ट के साथ नीचे डूबना शुरू हो जाते हैं और वो एयरक्राफ्ट के साथ बहुत नीचे चले जाते हैं। कुछ देर बाद इनकी बेल्ट खुल जाती है और ये दोनों भी ऊपर आ जाते हैं जहाँ पर हेरल है। इनके पास एयरबोट होती है और ये तीनों उस एयरबोट पर बैठ जाते हैं, लेकिन अब इनके पास ना तो खाने के लिए खाना है और ना पीने के लिए पानी है। हालांकि इनके एयरक्राफ्ट में सब कुछ था, लेकिन ये एयरक्राफ्ट में फंस गए थे, इसीलिए उस एयरक्राफ्ट में से कुछ भी निकाल नहीं सके थे। और इस साउथ पैसिफिक में, इस बड़े समंदर में जिसका इन्हें कहीं भी कोई भी किनारा नहीं दिखता, ये तीनों फंस चुके हैं। लेकिन इन्हें पूरा यकीन है कि जल्द यहाँ पर यूएस नेवी आएगी और इन तीनों को यहाँ से बचाकर ले जाएगी। और ऐसा होता भी है। इन्हें आसमान पर एक यूएस नेवी का एयरक्राफ्ट दिखता है। हेरल बोलता है जल्दी पानी में पैराशूट खोल दो ताकि ऊपर से वो उस पैराशूट को देख सकें, क्योंकि जो इनकी एयरबोट है वो बहुत छोटी है और इतनी ऊंचाई से इनकी एयरबोट को नहीं देखा जा सकता। पर इनके पास पैराशूट नहीं होता, वो समंदर में एयरक्राफ्ट के साथ डूब चुका होता है और ना ही इनके पास कोई फ्लेयर गन होती है जिसे चलाकर ये किसी को इशारा दे सके कि ये यहाँ पर है। ये फौरन अपनी लाइफ जैकेट उतारते हैं और उसे हिलाना शुरू कर देते हैं और साथ ही चिल्लाते भी हैं, लेकिन वो एयरक्राफ्ट इतनी दूर होता है कि वो इन्हें देख ही नहीं पाता और वो वापस चला जाता है। हेरल जो कि एक पायलट है, वो कहता है ये हमें यहाँ ढूंढने के लिए आए थे और ये हमारे पास आखिरी मौका था। टोनी कहता है कि वो हमें यहाँ इस समंदर में ऐसे ही नहीं छोड़ सकते। हेरल कहता है वो हमें बार बार एक ही जगह पर ढूंढने नहीं आएंगे, यानी कि अब इन्हें यहाँ खुद किसी भी तरह से निकलना होगा। लेकिन कहीं ना कहीं हेरल जो कि इन सब में सबसे सीनियर है, वो जानता है कि सब के सब यहाँ फंस चुके हैं। वो सबसे कहता है कि अपने जूते उतार दो क्योंकि सफर अब बहुत लंबा होने वाला है। और ये तीनों अपने जूते उतार देते हैं, लेकिन इनकी जो बोट है वो इतनी छोटी है कि उसमें कोई भी सामान रखने की जगह नहीं है। हेरल कहता है कि अब हमें अपने जूते फेंकने होंगे और इसके बाद टोनी और जेन अपने जूते समंदर में फेंक देते हैं, लेकिन हेरल अपने जूते नहीं फेंकता। ये देखकर वो दोनों हैरान हो जाते हैं। जीन कहता है कि आपने अपने जूते नहीं फेंके। हेरल कहता है अगर हमें जमीन मिल गई तो हम में से किसी एक को चलना होगा, इसीलिए हमें एक पैर बचाना है। और इस तरह से इनका पहला दिन इस समंदर में बिना पानी और बिना खाने के निकल जाता है। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि यहाँ पर इतनी जगह नहीं है कि ये तीनों एक साथ सो जाएं, इसीलिए ये एक एक करके सोते हैं। फिर रात को इनका चीफ, जिसका नाम हेरल है, वो इनसे बोलता है किसी को पानी पीना है। टोनी और जीन उसको हैरानी से देखते हैं। उसके बाद हेरल अपने जूते में यूरियन करता है और वो उस यूरियन को पी जाता है क्योंकि वो जानता है यहाँ पर अब उन्हें पानी मिलना बहुत मुश्किल है। अगली सुबह हेरल इनको बताता है कि हम सब समंदर में फंस चुके हैं और हम अब हवाई की तरफ जा रहे हैं, जो यहाँ से लगभग 1900 माइल दूर है। और हमारे जो पीछे है वो है साउथ अमेरिका, जो यहाँ से 6000 माइल दूर है। हेरल एक पायलट है, इसीलिए उसे जगहों का, दिशाओं का अच्छा अंदाजा होता है। वो कहता है कि अगर हम इसी तरह चलते रहे तो कुछ हफ्तों में हवाई पहुंच जाएंगे। ये सुनकर ये दोनों हैरान हो जाते हैं। टोनी कहता है अगर हम पहुंच भी गए तो उससे पहले भूख और प्यास से मर जाएंगे। जीन कहता है यहाँ पर पानी में बहुत सारी मछलियां हैं, हमें कुछ करना होगा। अब इनके पास थोड़ा सा जो सामान होता है उसमें एक गन की मैगजीन होती है और गन की मैगजीन के अंदर स्प्रिंग होता है और ये उसके स्प्रिंग से मछली पकड़ने का कांटा बना लेते हैं और उस कांटे को पानी में डालते हैं और तभी उनके कांटे में कुछ फंस जाता है। ये उसे खींचने की कोशिश करते हैं और जब ये उसे खींचते हैं तो इनकी रस्सी टूट जाती है और उसमें कांटा नहीं होता। जीन कहता है पानी में कोई हमसे भी ज्यादा भूखा है, हालांकि ये समंदर में है, पानी में है, लेकिन यहाँ पर गर्मी बहुत ज्यादा होती है, इसीलिए जीन पानी में कूद जाता है। वो कहता है कि अब मैं ये गर्मी बर्दाश्त नहीं कर सकता और उसके पीछे टोनी भी कूदने वाला होता है, लेकिन हेरल उसे रोक देता है। वो कहता है मैंने सुना है इस पानी में शार्क है। और जब ये बात जीन को बताई जाती है तो वो जल्दी से वापस अपनी बोट पर आ जाता है। इसका मतलब ये है कि ये लोग पानी में नहीं जा सकते। धीरे धीरे टाइम गुजरता है और इन्हें आज इस बोट पर पूरे 5 दिन हो जाते हैं और 5 दिनों से ना ही इन्होंने एक पानी का घूंट पिया है और ना ही खाने का एक निवाला खाया है और ये तीनों के तीनों बहुत कमजोर
कमजोर हो जाते हैं और जब टोनी बर्दाश्त नहीं कर पाता तो वो समंदर का पानी पीने की कोशिश करता है, लेकिन हैरल उसे रोक लेता है। वो कहता है ये पानी तुम्हारे जिस्म को और सुखा देगा। दरअसल इन सबके यहाँ पर फंसने की सबसे बड़ी वजह ये होती है कि हैरल जो कि इनका पायलट है वो वेस्ट की तरफ जा रहा होता है। वो जीन से कंफर्मेशन मांगता है कि क्या हम सही जा रहे हैं और रेडियो पर जीन को ये बताया जाता है कि तुम्हें ईस्ट की तरफ जाना है और इस वजह से वो रास्ता खो देते हैं और पेट्रोल खत्म होने की वजह से अब ये समंदर में फंस चुके हैं। अब अचानक से हैरल को याद आता है कि उसकी शर्ट की जेब में एक पेंसिल है जिससे वो बहुत खुश हो जाता है। वो पेंसिल निकालता है। वो कहता है कि हम चार्ट बना सकते हैं जिससे हम लोग ये पता कर सकते हैं कि एग्जैक्टली हम हैं किस जगह पर। और इसके बाद वो अपनी लाइफ जैकेट पर ही एक चार्ट बनाना शुरू कर देता है और चार्ट बनाने के बाद जब उसे अपनी लोकेशन का पता चलता है तो वो कहता है कि हमें अपनी बोट को हवा के साथ बहने से रोकना होगा और वो लाइफ जैकेट से और इनके पास जो सामान होता है उससे ये एक लंगर बनाते हैं जिससे इनकी बोट एक जगह पर स्टेबल हो जाएगी और जब ये उसे निकालेंगे तब ये उस साइड जाएगी जिस साइड हवा चल रही होगी और ऐसा करने से ये उस तरफ जा सकेंगे जिस तरफ ये जाना चाहते हैं। ये लंगर बनाकर पानी में डाल देते हैं जिससे इनकी बोट स्टेबल हो जाती है। उसके बाद ये खुदा से दुआ करते हैं। जीन कहता है हमने जिंदगी में सभी काम अच्छे नहीं करे हैं लेकिन हमें आपकी मदद की जरूरत है। हैरल खुदा से मांगता है कि समंदर में जितनी भी बोट हैं उनकी हिफाजत करना और उन्हीं बोट में से एक बोट हमारी भी है। टोनी ये कहता है कि जैसा मेरे दोस्तों ने कहा बिल्कुल सही कहा, लेकिन हमें अभी सबसे ज्यादा जरूरत बारिश की है। मेहरबानी करके बारिश कर दें। लेकिन बारिश नहीं होती। इस बात से टोनी डिसअपॉइंट हो जाता है। जीन कहता है तुम खुदा को थोड़ा टाइम तो दो। और जब रात हो जाती है तो ये सबके सब सो रहे होते हैं तभी बारिश होना शुरू हो जाती है और कई दिनों के बाद आज इन्होंने पहली बार पानी का घूंट पिया है जिससे इन्हें बहुत राहत मिलती है क्योंकि इनकी पूरी बॉडी डिहाइड्रेट हो चुकी थी। अगले दिन ये दिखाया जाता है कि जिन कई दिनों से मछली पकड़ने की कोशिश कर रहा होता है लेकिन वो एक भी मछली नहीं पकड़ पाता। हैरल कहता है मैंने तुम्हारे जैसा पैशन रखने वाला फिशरमैन आज तक नहीं देखा। तुम पिछले एक हफ्ते से मछली पकड़ने की कोशिश कर रहे हो लेकिन पिछले एक हफ्ते से एक भी मछली नहीं पकड़ पाए। जीन कहता है जहाँ से मैं आया हूँ वहाँ पर एक कहावत है यू डोंट केज यू डोंट ईट। लेकिन जीन भी अब फ्रस्ट्रेट हो चुका है। वो अपनी जेब से चाकू निकाल देता है। हैरल कहता है मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है कि इस चाकू को तुम हमेशा अपनी जेब में रखना क्योंकि एक यही चीज है जो बोर्ड में सुराख कर सकती है। लेकिन जीन उसकी बात नहीं सुनता और वो पानी में मछली का इंतजार करना शुरू कर देता है और जैसे ही उसे पानी में मछली दिखती है तो वो वैसे ही उस पर चाकू से वार कर देता है। लेकिन उसे ऐसा लगता है शायद उसने बोर्ड पर चाकू मार दिया है। वो कहता है मुझसे गलती हो गई है, मैंने बोर्ड पर चाकू मार दिया है। हैरल कहता है चाकू को निकालना मत क्योंकि अगर उसने चाकू निकाल दिया तो पानी बोट के अंदर भर जाएगा और इस तरह ये अपनी बोट को तबाह कर देंगे। लेकिन जीन देखता है कि उसका चाकू शार्क मच्छी के बच्चे को लगा होता है और वो उसे बोट के अंदर खींच लेता है और उसके बाद ये सब मिलकर शार्क के बच्चे को मार देते हैं और उसके पेट से बहुत सारी छोटी छोटी मछलियां निकलती हैं और फिर इस तरह से पूरे एक हफ्ते बाद एक ठोस ग़िज़ा का निवाला खाते हैं जिससे ना सिर्फ इन्हें खुशी होती है बल्कि इससे इनके जिस्म में एनर्जी भी आती है। यहाँ पर हैरल बोलता है कि अब मैं घर जाऊंगा, मेरी बीवी मुझसे बहुत नाराज होगी। वो ये इन दोनों से भी पूछता है कि क्या तुम्हारी शादी हो गई है। दरअसल ये एक दूसरे को इतना पर्सनली नहीं जानते। टोनी कहता है मेरी शादी नहीं हुई लेकिन मेरी एक गर्लफ्रेंड है। जीन कहता है ना मेरी शादी हुई है और ना ही कोई गर्लफ्रेंड है। टोनी कहता है जब तुम वापस जाओगे तो तुम मेरी बहन को डेट कर लेना, वो बहुत खूबसूरत है। और जब ये बातें कर रहे होते हैं तो ये देखते हैं बहुत सारी शार्क इनकी बोट के चारों तरफ घूम रही होती है। दरअसल इन्होंने जिस शार्क के बच्चे को मारा था उसका कुछ खून समंदर में गिर जाता है जिसकी खुशबू से वो शार्क यहाँ जमा हो जाती है लेकिन वो इनकी बोट को कुछ भी नहीं करती। वो सब की सब वापस चली जाती है। दरअसल साउथ पैसिफिक शार्क मछलियों के लिए बहुत मशहूर है। वो कभी भी इनकी बोट को गिराकर इन सबको खत्म कर सकती है लेकिन इस बार इनकी किस्मत अच्छी होती है इसीलिए ये बच जाते हैं। और एक रात जीन जब बोट के बाहर अपना हाथ डाल के बैठा होता है तभी एक शार्क उसके हाथ पर हमला कर देती है और उसके हाथ को जख्मी कर देती है। लेकिन जीन की किस्मत अच्छी होती है, उसके हाथ में बहुत ज्यादा चोट नहीं आई होती है। और 15वें दिन की सुबह ये दिखाया जाता है कि टोनी के हाथ में उसकी गन होती है और तभी जीन उसे आहिस्ता से बोलता है अपनी गन मुझे दे दो और बिल्कुल भी आवाज मत करना। टोनी उसे गन दे देता है। तभी वो देखता है सामने इनकी बोट पर एक परिंदा बैठा होता है और वहीं हैरल भी सो रहा होता है। जीन उस पर गोली चलाता है और गोली उसे लग जाती है लेकिन वो बोट से नीचे गिर जाता है समंदर में। और जब हैरल देखता है इन्होंने एक परिंदे को निशाना लगाकर मार दिया है, वो समंदर में कूद जाता है और उस परिंदे तक पहुंच जाता है। और जैसे ही वो उस परिंदे को उठाता है तो वो देखता है उसके पीछे एक शार्क आ रही होती है। अब हैरल जल्दी से अपनी बोट की तरफ आता है और इससे पहले वो शार्क का निवाला बने वो बोट पर चढ़ जाता है और शार्क इनकी बोट के नीचे से गुजर जाती है और इस तरह से हैरल की जान बच जाती है। और अब इनके पास फिर से एक बार खाना है। 15 दिन में ये दूसरी बार है कि इन्हें खाना मिला है। लेकिन जैसे जैसे दिन गुजर रहे होते हैं इसका असर इनके दिमाग पर हो रहा होता है। इन सबको अजीब अजीब ख्वाब आते हैं और इन्हें यहाँ 20 दिन हो जाते हैं। और जब हैरल सुबह उठता है तो वो देखता है कोई भी ड्यूटी पर नहीं होता, यानी कोई भी हवा का रुख नहीं देख रहा होता। इस बात से वो गुस्सा हो जाता है। वो कहता है मैंने तुम्हें ऑर्डर दिए थे, तुमने मेरे ऑर्डर नहीं माने। जीन कहता है यहाँ पर देखने के लिए कुछ भी नहीं है और वैसे भी हमें अब तक आइलैंड तक पहुँच जाना चाहिए था। वो आइलैंड कहाँ है? हैरल कहता है मेरे दिमाग में एक रफ पिक्चर है। और ये सुनकर ये दोनों
दोनों हैरान हो जाते हैं। वो कहते हैं रफ पिक्चर, यानी कि हेरल अभी भी श्योर नहीं है कि आइलैंड कहाँ पर है। जीन हेरल से कहता है तुम्हारी वजह से हमें समंदर पे लैंड करना पड़ा, क्योंकि तुम्हें पता ही नहीं चला हमारा शिप कहाँ पर है। तुम हमें हमारे शिप से बहुत दूर ले आए थे, जिसकी वजह से हम आउट ऑफ रेंज हो गए थे और इसी वजह से हमारी बात नहीं हो पाई। और हेरल भी एक्सेप्ट करता है कि जब वो ऊपर हवा में थे तो तब उसे नींद आ गई थी। दरअसल वो कुछ सेकंड के लिए सो गया था और जब तक उसकी आंख खुली तो तब तक वो बहुत दूर निकल आए थे, वो आउट ऑफ रेंज हो चुके थे। यानी इस सब के पीछे गलती सिर्फ हेरल की होती है और हेरल को इस सब का बहुत पछतावा होता है। वो इन दोनों से माफी मांगता है और उसकी आंखों में आंसू होते हैं, लेकिन ये कुछ भी नहीं कर सकते। जीन उस मैप को उठाता है जो हेरल ने लाइव बोर्ड के ऊपर बनाया होता है और कहता है अब यही हमें वापस घर ले जा सकता है। और तभी हेरल को एक आइडिया आता है। उसके पास जो उसके जूते होते हैं वो उन्हें जीन के चाकू की मदद से काट कर उनके सोल से 2 चप्पू बना लेता है, ताकि जिस तरफ भी ये जाना चाहे उस तरफ ये जा सके। टोनी कहता है जो भी सबसे पहले आइलैंड देखेगा उसे बाकी के 2 लोग डिनर करवाएंगे और वो भी उसकी मनपसंद जगह पर। लेकिन इनकी मंजिल इतनी आसान नहीं है और फिर कुछ और दिन गुजर जाते हैं और आज इन्हें समंदर में पूरे 30 दिन हो चुके हैं और अब 30 दिन बाद इनके अंदर बोलने की भी हिम्मत नहीं है, क्योंकि ये प्यासे हैं, ये भूखे हैं और ना ही इनके पास कोई मोटिवेशन है। अब उसी रात को बारिश होना शुरू हो जाती है, जिससे इन्हें एक बार फिर से पानी मिल जाता है। लेकिन वो ये भी देखते हैं कि सामने से एक बहुत बड़ा तूफान आ रहा होता है और ये उस तूफान में फंस जाते हैं। इनकी बोट उलझ जाती है और टोनी जिसे तैरना नहीं आता वो भी कहीं खो चुका है। लेकिन थोड़ी देर बाद ये देखते हैं कि टोनी भी बोट की दूसरी तरफ होता है। ये बोट को सीधा करते हैं और बड़ी मुश्किल से ये एक एक करके उस बोट पर चढ़ जाते हैं और इस तरह ये इस भयानक तूफान से बच जाते हैं। फिर दूसरे दिन ये दिखाया जाता है कि ये तीनों बहुत बुरी तरह थक चुके होते हैं और इनके पास जो थोड़ा बहुत सामान था वो भी रात को समंदर में खो गया है और अब इन्होंने भी ये मान लिया है कि अब ये लोग बचने वाले नहीं है। ये इस बोट में एक जिंदा लाश की तरह पड़े होते हैं और इन्हें अपने घर की बहुत याद आ रही होती है। हेरल अपनी वाइफ को याद कर रहा होता है और जीन को टोनी की बहन समंदर में बैठी नजर आ रही होती है। दरअसल ये सब उसका ख्याल होता है जो टोनी ने उसको बताया होता है अपनी बहन के बारे में। उसे वही कुछ नजर आ रहा होता है और जीन कहता है शायद मुझे तुम्हारी बहन से प्यार हो गया है। टोनी कहता है तुम लोग एक ग्रेट कपल बनते हैं। हेरल ये सब सुनकर बहुत दुखी होता है। वो कहता है मुझे नहीं पता था ये सब कुछ इस तरह से एंड होगा, मुझे माफ कर दो। दरअसल हेरल अपने आप को इस सबका गुनहगार समझ रहा होता है। तभी टोनी बड़ी मुश्किल से बैठता है और कहता है हम बहुत दूर तक आ चुके हैं और इस तरह से हम हार नहीं मान सकते। और फिर वो अपने हाथ से चप्पू चलाना शुरू कर देता है और उसे देखकर ये दोनों भी बैठ जाते हैं और वो भी ऐसा ही करते हैं। लेकिन चाहे ये अपने आप को कितना भी मोटिवेट क्यों ना कर लें, लेकिन इनके जिस्म में बिल्कुल भी एनर्जी नहीं होती। और चौथे दिन बाद जब ये पूरी तरह बेहाल हो चुके होते हैं, लगभग मर चुके होते हैं, इनके अंदर बात करने की भी हिम्मत नहीं होती। और उसी हालत में टोनी कहता है मैंने एक ख्वाब देखा जिसमें एक बहुत ग्रीन खेत देखा। हेरल कहता है मैं ये ख्वाब 2 बार देख चुका हूँ। और फिर हेरल समंदर का थोड़ा पानी उठाकर पीना शुरू कर देता है। दरअसल उसने मान लिया है कि अब वो नहीं बचेगा। और तभी उसके सामने लेटा हुआ जीन कहता है कि मुझे सामने कुछ हरा हरा दिख रहा है। और जब ये तीनों उठकर देखते हैं तो ये एक आइलैंड होता है। ये देखकर इन सब में एक खुशी, एक एनर्जी आ जाती है, क्योंकि 34 दिन गुजर जाने के बाद आज ये एक छोटे से आइलैंड पर पहुंच चुके हैं और ये जोर जोर से बोट को किनारे की तरफ धकेलना शुरू कर देते हैं। और कुछ ही देर बाद ये तीनों उस किनारे पर पहुंच जाते हैं और आज 34 दिन बाद आज इन्होंने जमीन पर कदम रखा है, जिससे इन्हें बहुत सुकून मिलता है। और इसी आइलैंड पर 2 झोपड़े भी होते हैं और ये तीनों उसकी तरफ चले जाते हैं। और इस तरह से ये इस मुश्किल सफर को खत्म करके ये तीनों 20 फरवरी 1942 में फूका फूका नामी आइलैंड पर पहुंच जाते हैं। दोस्तों इसी के साथ ये मूवी यहाँ पर एंड होती है। अगर आपको ये मूवी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और साथ में बेल के आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। शुक्रिया।